रोबोट। डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक। छात्रों को इस पाठ के द्वारा समझाया जाता है कि मशीन कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता और मनुष्य का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। वर्षों से सक्सेना परिवार में काम कर रहा था साधुराम। अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सक्सेना परिवार बड़ा था। बेटे बेटियों नाती पोतों से घर में हमेशा रौनक और चहल पहल बनी रहती। साधुराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गई। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा गया। तभी परिवार के मुखिया के नाते उन्होंने कोई फैसला किया। इस फैसले के तहत अगले रोज वे रोबोटिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय में जा पहुंचे। वर्ष 2030 के नवंबर का महीना था। दफ्तर अभी खुला ही था। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। कंप्यूटर विद कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का समावेश रोबोट में करने में सफल हो गए थे। कुछ रोबोटों में तो मानव रोबोट ने ही धीरज सक्सेना का स्वागत किया। जी श्रीमान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जवाब में धीरज सक्सेना बोले, मुझे घरेलू कामकाज करने के लिए एक बुद्धिमान रोबोट की जरूरत है। यहाँ सुनकर काउंटर पर बैठा रोबोट बोला, लेकिन घरेलू कामकाज के लिए बुद्धिमान रोबोट क्यों? आप साधारण रोबोट से भी काम चला सकते हैं। दरअसल मुझे बुद्धिमान रोबोट चाहिए, मेरे नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर मेरा काम संभालने के लिए भी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जब आप ज्यादा कीमत चुकाकर बुद्धिमान रोबोटों की सेवाएं लेने के लिए तैयार ही है, तो हमें भला क्या ऐतराज हो सकता है? धीरज सक्सेना को यह रोबोट बहुत ही व्यवहार कुशल और चालाक लगा। सचमुच ग्राहक की नब्ज पकड़ने की कला में वह पारंगत लगता था। उस दिन दोपहर को ही कंपनी का एक कार्मिक, जो एक रोबोट ही था, सक्सेना परिवार में काम करने के लिए रोबोनिल को छोड़ गया। जिस रोबोट का ऑर्डर धीरज सक्सेना ने दिया था, उसी का नाम रोबोनिल था। रोबोनिल के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। सुबह नाश्ता कराने, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलने, घर के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने, बच्चों को होमवर्क में मदद करने तथा धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करने के अलावा शाम को वह परिवार के पालतू कुत्ते शेरू को घुमाने का काम भी पूरी मुस्तैदी के साथ करने लगता था। रोबोनिल रोज शाम को शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई। रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते जबरू को घुमाने आया करता था। दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई तो शेरू और जबरू भी आपस में हिल मिल गए। रोबोनिल की तरह रोबोदीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। बातों बातों में
एक दिन रोबोदीप ने रोबोनिल को बताया, जानते हो रोबोनिल, तुम्हारे आने से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम करता था? रोबोनिल को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह बोला, नहीं तो, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर तुम्हें किसने बताया? मैंने शर्मा परिवार को तुम्हारे सक्सेना परिवार के बारे में बातचीत करते सुना है। साधो राम नाम का सेवक एक बस दुर्घटना में घायल होकर किसी अस्पताल में है। सो तो ठीक है, पर इसमें खास बात क्या है? ठीक होकर वह दोबारा सक्सेना परिवार में आ जुड़ेगा। नहीं रोबोनिल, यही तुम गलत हो। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वह अब साधो राम की छुट्टी करने वाले हैं। सुनकर रोबोनिल चौंक गया। बोला, क्या कहा तुमने? वे लोग साधो राम की छुट्टी करने वाले हैं? पर क्यों? इसलिए कि तुम उन्हें बहुत भा गए हो। बूढ़े साधो राम को थोड़ा मुआवजा देकर वे उसको गांव भिजवा देंगे। मगर रोबोदीप, यह तो रोबोटिकी के नियम के विरुद्ध है। कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? यह तो साधो राम के पेट पर लात मारना हुआ। नहीं, हमें कुछ करना होगा। रोबोनिल की बात सुनकर रोबोदीप बोला, वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजक असिमोव के रोबोटिकी के नियम के खिलाफ तो यह है ही कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने। साथ साथ मानवीय नजरिए से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे। दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्रणा हुई। फिर दोनों अपने अपने पालतू कुत्ते के साथ अपने मालिकों के घर लौट गए। अगले रोज रोबोनिल और रोबोदीप रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए। कंपनी के मालिक रोबोजीत से उन्होंने भेंट किया। सारी बातें विस्तार से समझाई। सुनकर रोबोजीत बोला, मगर मैं क्या करूं? मैं तो अनुबंध की शर्तों से बंधा हूं। व्यापार में अगर मैं नियम को देखने लगूं तो कर लिया मैंने धंधा। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। रोबोनिल और रोबोदीप ने बहुत समझाने की कोशिश की। रोबोजीत टस से मस्त नहीं हुई। उसे असीमोव की नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता थी। निराश होकर दोनों वापस लौट आए। कुछ दिन और गुजर गए। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फुला नहीं समा रहा था, पर रोबोनिल साधो राम के कारण बहुत चिंतित था। उसके कारण साधो राम की नौकरी को आंच आए, यह उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। रोबोनिल सोचता कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियम और कानूनों को अंगूठा दिखा देता है, पर लगता है रोबोटों में भी अब वही कमी पैदा हो गई है। उसी रात रोबोनिल को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। कथा संक्षेप में इस प्रकार थी। एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो वह रोबोटिक संघ की संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अंततः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रखा लिया जाएगा। कहानी टाइप करके रोबोनिल की धात्विक और तारों भरे परिपंथ वाली खोपड़ी में एकाएक मानो नीली रोशनी हो गई। अगले रोज ही
रोबोद्वीप के साथ वहां संघ के कार्यालय जा पहुंचा। सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच गई। उन्होंने रोबोजीत पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने का दबाव डाला। रोबोजीत अकेला पड़ गया। मजबूरन उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करने, रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। धीरज सक्सेना को जब यह सब पता चला तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। यह सच था कि उन्होंने साधो राम को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था, पर बदले हुई हालत में उन्हें मजबूर होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर यह गुजारिश करनी पड़ी कि जब तक साधो राम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक रोबोनिल उसके पास काम करता रहेगा। साधो राम को ठीक होते ही वह उसे दोबारा काम पर रख लेंगे। संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। शाम को रोबोनिल और रोबोद्वीप मिले। रोबोद्वीप बोला, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा। पाठ का आशय, सक्सेना परिवार नौकर साधो राम को निकालकर रोबोनिल को नियुक्त करते हैं। रोबोनिल और दूसरे रोबोट रोबोद्वीप की मुलाकात होने पर उन्हें पता चलता है कि साधो राम की अब छुट्टी कर दी जाएगी, उसकी नौकरी चली जाएगी। रोबोनिल और रोबोद्वीप अपने संघर्ष के द्वारा धीरज सक्सेना को मजबूर करते हैं कि साधो राम को दोबारा नौकरी पर रखी जाए। अंत में रोबोद्वीप खुश हो जाता है कि उनसे इंसानों को कोई नुकसान नहीं झेलना होगा। शब्दार्थ, खतरनाक, खतरे का, भयजनक, अपायकार्यादा, मुखिया, घर का प्रधान, मನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಮುಖಂಡ, ಯಜಮಾನ, ನಾತೆ, ಸಂಬಂಧ, ಸಂಬಂಧ, ಗಾಗಿ, ಕಾರಣ, ಗೋಸ್ಕರ, ತಹತ್, अंतर्गत, अंतर्गता, वैक्यूम क्लीनर, सफाई करने का एक मशीन, स्वच्छಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು मशीन। समावेश, शामिल करना, ಸೇರಿಕೊಳ್ಳು, ಒಟ್ಟಾಗು। ऐतराज, आपत्ति, दोष निकालना, संकष्ट, आपत्तु। नब्ज, नाड़ी, नाड़ी। पारंगत, निपुण, निपुण, प्रवीण। कार्मिक, कर्मचारी, ಕೆಲಸಗಾರ। मुस्तैदी, तत्परता, तल्लीनತೆಯಿಂದ। मुआवजा, हर्जाना, किसी कार्य या हानि के बदले में दिया गया धन। परिहारा, नजरिया, सोचने का तरीका, ಯೋಚಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ। ಮಂತ್ರಣ, विचार विमर्श, सलाह, विचार विमर्शे, सलहे। अनुबंध, लिखित समझौता, कॉन्ट्रैक्ट, करारू। सूरत, शक्ल, चेहरा, मुख। मंजूर, स्वीकार, ಒಪ್ಪಿಗೆ। संपर्क, मेल, संयोग, ಒಟ್ಟಾಗು, ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳು, ಜೋಡಿಸು। अवगत, जाना हुआ, ತಿಳಿದುಕೊಂಡ। धात्विक, धातु से बना, धातु संबंधी, धातुविनिंद ಮಾಡಿದ, धातुವಿಗೆ संबंधಪಟ್ಟ। परिपंथ, वह जो रास्ता रोके हुए हो, दारिग अड्डलागी। एकाएक, अचानक, एकाएक, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ। आपत्कालीन, संकट काल, संकष्टದ ಕಾಲ। आह्वान, पुकारना, बुलाना, आह्वानिसु, करे।